साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के नए जल प्रदूषण कानून के बारे में। अभी विधेयक पर जल कानून बन जाएगा, ये स्थिति हम सभी के लिए बहुत अधिक स्पष्ट है और यह हम सभी के लिए एक विशेष अवसर इस मामले में भी है क्योंकि भारत सरकार 50 सालों बाद अब हमारे देश में जल प्रदूषण कानून को बदलने जा रही है। पिछली बार इसके लिए जो कानून बनाया गया था वह बनाया गया था 1974 में। अब उस सब के बाद में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। 2024 में सरकार को लगा है कि 1974 का जो कानून है इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके लिए एक नया विधेयक संसद में पहुंच गया है। कहाँ पहुंचा है तो देखिए, हमारे पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे साहब जो है उन्होंने राज्यसभा में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत कर दिया है। चर्चा चल रही है और बाकी इससे संबंधित जो भी चीज होगी हम लोग देखेंगे, लेकिन जरूरी है हम सभी लोगों के लिए यह समझना कि इस विधेयक में क्या क्या खास बातें हैं और पिछला जो भी अब तक का हमारे देश में व्यवस्था बनी हुई थी, जो कानून है हमारे देश का, उससे यह विधेयक किन किन मामलों में अलग है। इस सभी स्थिति को हम लोग समझते हैं। उससे पहले एक प्रश्न देख लेते हैं जो हमारे से आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि चीजें पता है तो कुछ नहीं, बस आंसर कमेंट कर दीजिए और अपने मेंस के लिए नोट जरूर बना लीजिएगा क्योंकि यह मामला बहुत अधिक खास है आपके जीएस पेपर 3 के लिए। जीएस पेपर 2 में यह इस मामले में जाएगा कि एक विधेयक है, तो विधेयक के अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो विधेयक के अकॉर्डिंग जीएस पेपर 2 का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जिस तरह पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, प्रदूषण की बात हो रही है इसके अंदर, तो जीएस 3 का हिस्सा ये बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को समझनी है चीजें क्या क्या मामला हो रहा है। तो देखिए, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो 1974 में तैयार किया गया था, अब उसको यह रिप्लेस करेगा, उसमें कुछ संशोधन करेगा, चीजों को बदलने का काम करेगा। जैसे ही यह जो विधेयक है यह पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति लेकर के कानून बन जाएगा। कानून बनने के तुरंत बाद सबसे पहले इसको हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा भारत की सभी यूटीज के लिए लागू कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यही शुरुआती व्यवस्था है। अभी इन क्षेत्रों में ही जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए इसको लागू किया जाएगा। इसके बाद में अगर जो बाकी राज्य है वह चाहते हैं कि उन तक भी इसका विस्तार हो और विधेयक के इस कानून के प्रावधान उनके यहाँ भी लागू हो, तो उन्हें इसके लिए पूरी व्यवस्था फॉलो करनी होगी, प्रस्ताव करना होगा, तब जाकर के सब चीजें लागू हो जाएंगी। यह विधेयक किस मामले में खास है? यह विधेयक इसलिए खास है क्योंकि यह हमारी औद्योगिक इकाइयों को कुछ प्रतिबंधों से छूट देता है। वहीं पहले जो छोटे छोटे अपराध हुआ करते थे, हम लोग मानते थे कि अपराध तो बहुत छोटा है पर सजा बड़ी दे दी गई व्यक्ति को। तो अब वर्तमान सरकार यह सोचती कि छोटे अपराधों के लिए बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, कारावास तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ काम कर दिया तो सीधा जेल ही भेज दो, व्यक्ति को बचा लेना चाहिए इन चीजों से जितना भी पॉसिबल हो सकता है। तो सरकार ने अब इस नए विधेयक में यही सब व्यवस्था की है कि औद्योगिक इकाइयों के लिए छोटे मोटे जो प्रावधान है, जो चीजें उनको हम थोड़ा बेटर करते हैं और जो छोटे छोटे से अपराध है जिनके लिए जेल तक भेजे जाने की व्यवस्था है इसको समाप्त कर देते हैं। ऐसे छोटे अपराध जो पर्यावरण के लिए हानि करें, हालांकि हम लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब आपको पता है कि भाई भारत सरकार लगी हुई है क्लीन गंगा मिशन के ऊपर, गंगा नदी के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है, कह रहे हैं बिल्कुल साफ करके मानेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जाए छोटी थैली लेकर के घुमा घुमा करके गंगा में फेंक दे। अब क्या हुआ कि आपने कूड़ा फेंक दिया, अब उसको उठा करके ले जा रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि हम मिशन पे लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं, कूड़ा फेंक दिया इसके अंदर। अब जेल चलो, तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। सरकार कहती है कि छोटे छोटे से प्रावधान जिनसे पर्यावरण पे बहुत अधिक हानि नहीं पहुंच रही है, जल प्रदूषण के लिए बहुत अधिक प्रभावकारी नहीं है, तो ऐसे मामलों में हम लोग छूट दे सकते हैं, जरूरी नहीं सजा दी जाए। हाँ, कुछ कर सकते हैं तो फाइन लगा देंगे हम उसके ऊपर, ताकि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें और आप फाइन से बचे रहें और हमारा जल प्रदूषण से बचा रहे। ये हम सब यहाँ पर सोच सकते हैं। क्या क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हर एक पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना। सरकार कह रही है बड़ा अपराध है, वास्तव में अपराध है, प्रभाव नकारात्मक हो रहे हैं, सजा मिलनी चाहिए। छोटे छोटे अपराधों को हटा देना चाहिए, थोड़ा सा तर्कसंगत व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि हर एक देश का नागरिक परिवार का हिस्सा ही है हमारे देश का। हम नहीं चाहते कि किसी को सजा दी जाए और हमारे कानून इसलिए नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को सजा दें। हम चाहते हैं कि बस लोग व्यवस्थित रहें, सभी चीजें सिस्टमैटिकली चले, आप सभ्य समाज में जीवन बिताएं और गड़बड़ ना हो, जो भी गड़बड़ वगैरह अब तक होती हुई आ रही थी। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी मामला है कि छोटे अपराधों को हम अपराध की श्रेणी से बाहर कर देंगे। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिएगा कि छोटे अपराध अपराध की श्रेणी से बाहर है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बेशरम, बिल्कुल निहायती नहीं मानते, उनको पता होता है कि यह काम नहीं करना है, उसके बावजूद भी वह वही काम कर रहे होते। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो पहले शुरुआत समझाया जाएगा कि देखो, मान जाओ आपको ऐसा काम नहीं करना है, ये चीजें गलत है और सरकार हर एक चीज के लिए व्यवस्था कर रही है। आपको कूड़ा कैसे कैसे फेंकना है, आपके आजकल मोहल्ले में हम देख रहे होंगे कि गाड़ियां आ जा रही हैं, हर जगह पर बड़े बड़े छोटे छोटे डस्टबिन है, बॉक्स भी रखे जा रहे हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, कूड़ा ना फैले। वहीं नदियों में आप जो पहले कुछ भी कूड़ा वगैरह डाल दिया करते थे, इसको बचाने के लिए भी चीजें की जा रही है ताकि ऐसे काम ना हो। सरकार इनिशिएटिव ले रही है तो आपको बार समझाएगी
कि देखो हम पहले ही चीजों को मैनेज करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, आप उसका उपयोग करें। अगर आप बार बार सेम गलती करते हैं तो फिर आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, यानी कि आपको मौद्रिक दंड का सामना करना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, जो चीजें गड़बड़ाएगा आपके लिए। इसके अलावा हमारे देश में जो व्यवस्था थी वह यह थी कि एसपीसीबी अलग अलग संयंत्रों को, औद्योगिक संयंत्रों को परमिशन देते थे। एसपीसीबी क्या होता है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। जब कभी भी किसी भी राज्य के अंदर कोई भी किसी प्रकार का औद्योगिक संयंत्र लगाया जा रहा है तो औद्योगिक संयंत्र लगाने के लिए आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी कि जी बताइए हम खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, क्या क्या मानक है, क्या क्या चार्जेस लगेंगे, हमारा लैंड ठीक जगह पर है नहीं, वगैरह वगैरह सब इंक्वायरी यह करते हैं और बाद में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको अप्रूवल दे देगा कि ठीक है आप औद्योगिक संयंत्र लगा सकते हैं और बाकी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब की स्थिति क्या हो गई है, जो हमारा नया विधेयक उसमें यह ऐड किया गया कि केंद्र सरकार एसपीसीबी से बात करेगी, मतलब इनका जो बोर्ड है, जो इनके अधिकारी वगैरह उनसे बातचीत करेगी, उनसे पूछेगी कि आपके राज्य की स्थिति क्या है। देखो हर राज्य की स्थिति अलग अलग होती है, कुछ राज्यों में नदियां ज्यादा है, कुछ राज्यों में नहीं है, बहुत कम है, सबकी स्थिति अलग अलग है ना, कुछ में एक आधी ही नदी देखने को मिलती है। तो एसपीसीबी से बात करेंगे कि देखिए आपके यहाँ पर बहुत सारे संयंत्र लगे हुए हैं, क्या सभी संयंत्रों को आपके द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी है? अगर आप इन सभी क्राइटेरिया में से कुछ संयंत्रों को कुछ छूट देना चाहे, आप सोचेंगे ठीक है कुछ संयंत्र ऐसे हैं जो बहुत अधिक पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है या जल के लिए हानिकारक नहीं है, चीजों को मैनेज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप छूट देना चाहेंगे तो किसको छूट देना चाहेंगे? आप इनसे सुझाव मांगेंगे। अब एसपीसीबी की जिम्मेदारी है कि वह केंद्र सरकार को सुझाव दे कि देखिए हमारे राज्य की स्थिति ऐसी है, हमारे राज्य में जल प्रदूषण इस स्तर का है, वगैरह वगैरह, बाकी मामला क्या है, तो यह सुझाव देकर के बताएंगे कि हम इस प्रकार के संयंत्रों को छूट दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रॉपर परमिशन ली जाए, प्रॉपर मर्जी से काम किया जाए, मानकों का निर्धारण किया जाए। तो उसके बाद में जब केंद्र सरकार के पास सुझाव पहुंचेंगे तो केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेगी, प्रॉपर फॉर्मली लेगी। ऐसा नहीं कहते हैं सभी लगा ठीक लगा या फिर होना शुरू हो गया काम, नहीं, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, प्रॉपर सिस्टमेटिकली सारा काम होगा। उनके लिए एक एनओसी जारी की जाएगी ताकि आप बिना किसी दिक्कत परेशानी के अपने औद्योगिक संयंत्रों को मेंटेन कर सके। इसमें खासतौर पर अगर कुछ शामिल हो सकता तो देखिए जल निकाल शामिल हो सकते हैं, सीवर या भूमि में सीवेज का निर्वहन करने वाले जो अलग अलग औद्योगिक संयंत्र है वह शामिल किए जा सकते हैं, इनके लिए अधिक संभावना है। लेकिन ये भी निर्णय लेने के बाद में, ऐसा नहीं कि अगर केंद्र सरकार निर्णय नहीं लिया, आपने विधेयक सुन लिया, वीडियो देख ली तो शुरू होगा, नहीं, अभी बातचीत होगी, बातचीत के बाद में आपके राज्य के लिए जो अंतिम निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अभी की स्थिति यही है कि एसपीसीबी से ही परमिशन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग सारे काम कीजिए। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, बातें नहीं मानते तो आपको 6 साल की कैद या जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की सीमा निर्धारित है 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो सर्विलेंस उपकरण आपने लगा रखे हैं, सर्विलेंस इक्विपमेंट है, सीसीटीवी वगैरह हो गया है, बाकी और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है आपके यहाँ पे, अगर आप उससे भी छेड़छाड़ करते हैं तो उसके लिए भी इसी प्रकार का जुर्माना लगाया जा सकता है 10,000 से 15,000 रुपए तक का। आप चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, तो आपको फिर इसके बाद में 10,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना प्रतिदिन की दर से भी लगाया जा सकता है। यह भी प्रावधान किया गया। हालांकि यह पैसा सरकार के पास नहीं जाएगा, ये सारा पैसा जाएगा पर्यावरण संरक्षण कोष में, क्योंकि यह जो विधेयक है यह विधेयक पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से तैयार किया गया। तो जितने भी लोग जुर्माना देंगे वो सबका पैसा पर्यावरण संरक्षण कोष में जाएगा। और अगर आप लोग इस प्रकार से फाइन भरते हैं, आपको फाइन देना पड़ रहा है अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से, तो आपका पैसा पर्यावरण संरक्षण कोष में जाएगा। आप सीधी भूमिका नहीं निभा पा रहे थे पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो अब इनडायरेक्ट आपको अपना जो भी यह सिस्टम है वह फॉलो करना पड़ेगा। आपकी इनडायरेक्ट एक भूमिका हो जाएगी पर्यावरण संरक्षण के अंदर। ठीक है मामला। तो यह कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि मान लीजिए कि बहुत सारे जो अपराध, हम हर एक अपराध को परिभाषित नहीं कर सकते ना, जल प्रदूषण की बात है, कुछ ऐसे अपराध जो अपरिभाषित रह गए हैं विधेयक में, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि देखिए इसके लिए हम बनाएंगे एक अधिकारी, दिव्यांग निर्णय अधिकारी नियुक्त किया जाएगा एक व्यक्ति को। यह व्यक्ति संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होगा। अब इस व्यक्ति की जिम्मेदारी है अपरिभाषित अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने की। और जब कभी भी अपरिभाषित अपराधों की बात होगी और इसमें कभी दंड की बात होगी तो इसमें जो दंड दिया जा सकता है वह 10,000 रुपए से 15 लाख रुपए तक का दंड दिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था इसके अंदर है। क्लियर है बात? तो मतलब जितने अपराध परिभाषित हैं, जो चीजें गड़बड़ा सकती है, उम्मीद है उनके लिए तो सब चीजें क्लियर। इसके अलावा ऐसे अपराध जो अपरिभाषित है सिस्टम में, लेकिन आप उसके बावजूद चीजों को कर रहे हैं, तो उस स्थिति में फिर 10,000 रुपए से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और अधिकार है इनके पास में। ये सभी बात हो गई जुर्माना की, दंड की, उल्लंघन की। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं नियुक्ति के लिए। जैसे कि आपको बताया कि न्याय निर्णय अधिकारी हो सकता है एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या राज्य सरकार से पद का होगा। इसके अलावा अभी तक का सिस्टम यह चल रहा था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं उन अध्यक्षों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती थी।
इसके लिए कोई भी चीजें निर्धारित नहीं थी, सरकार अपने अकॉर्डिंग किसी को भी नियुक्त कर सकती थी। अब सरकार सिस्टम चेंज कर रही है। केंद्र सरकार कह रही है कि अब देखिए, अब किसी भी व्यक्ति को नामित किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम सामने आएगा, जो भी नॉमिनेट होगा, सबसे पहले जरूरी है कि उसके लिए मानदंड निर्धारित होने चाहिए कि वह व्यक्ति किस स्तर का होना चाहिए, पर्यावरण का विशेषज्ञ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जल क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी मानदंड होंगे वह मानदंड केंद्र सरकार निर्धारित करेगी और उन्हीं मानदंडों के अकॉर्डिंग राज्य सरकार आगे की कार्यवाही करेगी। यह चीजें हम यहीं पर स्पष्ट कर देते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान इसके अंदर है जो आपको पता होना चाहिए आगे की स्थिति समझने के लिए। तो यह सारी बातें दंड की व्यवस्था की और साथ में अधिकारियों की कि किस प्रकार से चीजें चलने वाली है। इस विधेयक की